हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ समी इब्राहिम है और सईद काजी। नाजरीन, 4 दिन के धरने में डॉक्टर ताहिरुल कादरी जिस हुकूमत के खात्मे की नवीद सुनाते रहे, उसी के साथ मुआहदा तय हो गया है। सबसे पहले असम्बलियां तहलील करने की डेडलाइन, फिर एक रात की डेडलाइन और आखिरकार फिर मुज़ाकरात की डेडलाइन। लेकिन अब लोग ये सोच रहे हैं कि क्या इस मुआहदे के बाद लोगों को बिजली और गैस मिलना शुरू हो जाएगी, करप्शन खत्म हो जाएगी। शफाफ इंतखाबात की बात तो हमेशा से होती है, तो क्या इस मुआहदे के बाद इंतखाबात वाकई शफाफ होंगे? और ताहिरुल कादरी ये कहते रहे कि वो 65 सालों का गंद साफ करना चाहते हैं, लेकिन ये गंद 5 घंटों में कैसे साफ हो गया? बहरहाल, मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद धरना खत्म करने के ऐलान के साथ शुरा वापस जाना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी इसे अपनी कामयाबी भी करार दे रहे हैं। समी साहब, किसकी कामयाबी है ये? डॉक्टर ताहिरुल कादरी की, हुकूमत की, जमहूरियत की, किसकी कामयाबी है ये? मेरा ख्याल है कि ओवरऑल सारे ही कामयाब हो गए हैं। हुकूमत भी कामयाब हो गई है, ताहिरुल कादरी साहब भी कामयाब हो गए हैं, और बस वो जो अगर इसके पीछे कोई कुव्वतें थी, गालबन वो कामयाब नहीं हो सकी। अगर कोई ये समझ रहा था कि वो इसको डिरेल कर लेगा, कोई केयर टेकर सेटअप 4-5 साल के लिए बना लेगा, तो वो कुव्वतें और वो ताकतें वो नाकाम हुई। लेकिन एक जो अच्छी बात सामने आई है ना शाजिया, वो ये थी कि इतना बड़ा मार्च हुआ, हज़ारों की तादाद में लोग गए, इस्लामाबाद पहुँचे, 4-5 दिन उन्होंने क़याम किया वहाँ पर। और इसके आगाज़ पर ताहिरुल कादरी साहब ने ये कहा था कि एक गमला भी नहीं टूटेगा, तो ये बात भी तो उन्होंने पूरा एक कंट्रोल रखा। और फिर जो इंतज़ामिया ने रेस्ट्रेंट शो किया, जिसमें कोई इनको डिस्पर्स करने के लिए कोई इस किस्म की वो नहीं हुई बात, ये भी एक अच्छी बात थी। और फिर एक दूसरी जो अच्छी बात हुई थी वो ये थी कि अगरचे ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को यजीद, फिरौन, मुनाफिक और पता नहीं क्या कुछ कहते रहे, लेकिन हमने देखा कि कायरा साहब वहां पर गए और उन्होंने कादरी साहब, जी बिल्कुल, उनकी नकलें उतार रहे थे। कादरी साहब भी उन्हें पता नहीं किन अलकाबात से नवाज रहे थे, लेकिन फिर आपस में उनकी बात हुई। तो एक चीज़ जो है वो ज़रूर सियासतदानों को सोचनी चाहिए कि जब वो बयानात देते हैं तो इंतहा पसंदी पर चले जाना गालबन मुनासिब नहीं होता। अगर अपने आप को वो इश्यूज़ पर फोकस रखें तो शायद शर्मिंदगी ना हो, अगर वो महसूस करें तो। मैं समझता हूँ बड़ी माशाल्लाह कादरी साहब भी कामयाब हुए हैं, और उधर गवर्नमेंट भी कामयाब हुई है। 3-4 दिन जो सर्दी में जलील हुए हैं लोग, और उसको वो नाकाम हो गए हैं। और उन्होंने नाकाम होना था। नाकाम कैसे हो गए? खुशियां मना रहे थे, भंगरे डाल रहे थे, जैसे पता नहीं उन्हें क्या मिल गया, आपने देखा नहीं? नहीं, वो अमली तौर पे नाकाम हो गए। और यही होता है कि आप असल इनकलाब से भटकाने के लिए एक जाली लॉन्ग मार्च करते हैं। ये होता है, सेफ्टी वेल्व खोलते हैं आप ताकि लोग, और अब क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि जी नहीं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं एक बात वाज़े तौर पर सामने आई कि वो जो नीचे खड़े थे वो कोई और लोग थे, और जो ऊपर आके मिल गए और गले मिल रहे थे चंद लम्हे पहले एक दूसरे को न जाने क्या क्या कहने वाले, वो और लोग हैं। तो क्या हुआ है, जिस तरह PMLN ने कहा है, और मैं इस पर एक और बात आपको बताता हूं कि सुबह कंसेंसस हो गया, सब मिल के बैठ गए, और आधे घंटे बाद कादरी साहब से कंसेंसस हो गया। इट शोज नंबर 1 अटर बैंक्रप्सी ऑफ दिस क्लास। ये एक कोई एक इशू सॉल्व नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो आपने कही, जैसे मैंने कल स्टोरी कही थी, क्या इस मुआहिदे के बाद वो जुबैर जिसकी मैंने आपको कहानी सुनाई थी, उसे 8 लाख रुपए दिए बगैर नौकरी मिल जाएगी? तो नहीं। इशू ये है कि अगर ये तब्दीली आती है, अगर तब्दीली आ जाती है, तो कल कंटेनर में जो आपको शख्सियात नजर आई थी वो उस कंटेनर में नहीं होंगी, फिर कोई और होगा वहां पे। तो लिहाजा वो अपने तबकाती वजूद के लिए ये ड्रामा खेलते हैं। अब मैं काजी साहब ने जो बात कही है ना, वो एक लिहाज से तो ठीक ही है कि जाहिर है फौरी तौर पर नौकरी शौकरी तो नहीं मिल सकती, वो तो उसके लिए तो कोई नौकरियां होंगी तो नौकरी मिलेगी। लेकिन देखें इसके रिजल्ट्स क्या हुए। एक जो बात सबसे अहम की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने जो उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का टाइम रखा है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो कहीं बैंक डिफॉल्टर होते हैं, कहीं टैक्स डिफॉल्टर होते हैं, उन पर कई क्रिमिनल उन पर चार्जेस होते हैं, वो भी इस क्योंकि सिर्फ एक दिन होता है तो वो निकल जाते हैं। अब उसके लिए ये तय किया गया कि 1 महीने का टाइम होगा। तो आपने एक इंपॉर्टेंट ये चीज हासिल की कि अब कम अज कम ऐसा एक निज़ाम जरूर बनेगा जिसमें जो करप्ट आदमी है वो इस उम्मीदवार बनने का अहल नहीं होगा। मगर मैं इसमें एक अर्ज कर दूं, मुझे ये बताएं, एक नेक आदमी है, बहुत नेक आदमी है, उसके पास ज़र ज़मानत जमा करने के लिए 5, उसके पास शाम की रोटी नहीं है। इशू ये नहीं है तो वो रोटी कमाए ना, इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है उसे भाई? रोटी कैसे कमाए? क्योंकि रोटी आपके मोहब्बत करने वाले उठा के ले गए हैं बैंकों में, स्विट्जरलैंड में ले गए हैं, यहां पे जो है वो अपनी सारी रियासत की दौलत अपने खानदान में ले गए हैं। तो वो रोटी कहां से कमाए? ज़राए पैदावार पे नाजायज कब्जे कर लिए उन्होंने।
बात यह है कि जो ये यहाँ नेकी या बदी का मामला नहीं है, यहाँ पे अमली तौर पे इलेक्शन लड़ने की एहलियत, जैसे मैं कल कह रहा था, आपके पास कितनी जमीन 47 से पहले आपके आबा अजदाद छोड़ गए इन कनाइमस विद द इंपीरियलिस्ट, आपने कितना माल अंदर तोड़ के रखा हुआ, ये इश्यूज हैं, इसमें कोई बात नहीं हुई। शाजिया निजाम नहीं, शाजिया मैं सिर्फ एक बात करूंगा, मैं सिर्फ एक बात, निजाम इसी तरह ठीक होता है। एक एनॉमली थी, एक दिन सिक्योरिटी थी, अब 1 महीने का हो गया, फिर अब ये इस पे भी हुआ कि सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर जमाते केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की फैसला नहीं करेंगी, कादरी साहब और दूसरी चोरी करने वाले हैं, जिन लोगों को आप चोर लुटेरे कहते रहे वो कैसे आपको ठीक लगने लगे, वो कैसे ठीक होंगे समी साहब? मतलब चोर लुटेरों को कैसे आप ठीक करना चाहते हैं? नहीं तो जो हुकूमत में बैठे लोगों को ताहिरुल कादरी साहब कैसे बैठे वो हुकूमत में, जो इलेक्शन लड़के आए ना, हाँ बिल्कुल, तो वो एक नहीं जो बैठे हुए इन्हीं को चोर बोला, इन्हीं को लुटेरे बोला, वो एकदम कैसे ठीक हो गए? ये मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि इंतहा पसंदाना बयानात नहीं देने चाहिए, पर्सनल कोई चीज नहीं होनी चाहिए। एक इशू की बात थी तो वो मेरा ख्याल है कि वो उसकी जानब एक कदम ये बढ़े। कुछ नहीं बदला, उसी तनख्वाह पे नौकरी चलती रहेगी, मालियात के जोर पे लोग फिर इलेक्शन करेंगे, यही प्रोग्राम कर रहे होंगे समी साहब और मैं, और असेंबली नई असेंबली की लिस्ट निकाल के ले आएंगे, और वही 1300 आदमी जिनका इशारा दिया है और डॉक्टर फारूक सलीम ने, जो पिछले 42 साल से आ रहे हैं, वही आएंगे, क्योंकि पैरामीटर ना 61 है ना 62 है, ना होगा इनसे। पैरामीटर क्या है? आप इलेक्शन लड़ने की एहलियत इसलिए तो है कि अब क्रिमिनल लोगों को बात करते हैं, पहले मौजूद हो थी या ना हो, हुआ? इसे तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च करार दिया जा रहा है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद ओपोजिशन कहती है कि इस लॉन्ग मार्च से कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय इसके कि हुकूमत को डॉक्टर ताहिरुल कादरी की शक्ल में एक नया इत्तेहादी मिल गया है। काई साहब, अब हर सलाह मशवरे में डॉक्टर ताहिरुल कादरी को सामने रखा जाएगा, उनकी मुशावरत से हर काम किया जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो हमें खबरें अंदर की खबरें आ रही थी कि वो लोग जो एक दूसरे को न जाने क्या क्या इल्जामात देते हैं, 5-5, 6-6 दफा कालें की उन्होंने, और मोहब्बत और फिर शीरो शक्र एक हो गई, एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। आज हमारी सारी पॉलिटिकल एलिट इकट्ठी खड़ी हो गई। शाम को जनाब सनाउल्ला जो हैं हमारे वजीर कानून मुस्लिम लीग नून के, वो टीवी पे बैठे एक और कहानी सुना रहे थे। और फिर इसमें एक और इशू भी है, पहले तो ये था कि अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर अब केयर टेकर बनाएंगी, अब वो भी आ गए हैं। अब तो कादरी साहब, ये कैसे इशू और सॉल्व होगा? अभी 27 तारीख को एक मुबैना मीटिंग भी होनी है या मिनहाजुल कुरान। लेकिन सुने 27 साल को एक जो बात करें, मुझे ये बताएं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने बड़े लीडर थे उस कंटेनर में, ये सारे के सारे कादरी साहब ने मनवाया कि आप मिनहाजुल कुरान आएंगे, आइंदा होने वाली हर मीटिंग मिनहाजुल कुरान में होगी। तो बात यह है कि पहले तो इससे इनके वेट का पता लगता है, इनकी ताकत का पता लगता है। और ये ताकत क्यों नहीं है इनके पास? इसलिए कि जिन आबादियों पे ये हुकूमत करती है और जिनका मुबैना तौर पर ये कहते हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिस तरह मैं बार बार कहता हूं कि जब आप अपने उन लोगों को जो आपकी ताकत की वजह है, उन्हें उस नाताकती का, उस जिल्लत का शिकार करेंगे, तो फिर एक कादरी साहब आएंगे और आपको हिला के रख देंगे। और अगर आप गौर करें तो कंटेनर में जो कुर्सियां थी, इस पर भी जरा गौर कर लें, जो बड़ी कुर्सी थी एक, उस पे कादरी साहब थे, और वो जो प्लास्टिक की छोटी छोटी कुर्सियां थी उस पे हमारे अजीम लीडर और हमारे क्या कह रहे हैं सारे लोग वहां बैठे थे। पता नहीं कुर्सियों पर इतराज है आपको, मिनहाजुल कुरान पर मुझे किसी पे इतराज नहीं है। समी साहब, मुज़ाकरात मजबूरी किसकी बने? क्या अवाम की वजह से, हुकूमत मजबूरी मुज़ाकरात करने की वजह से, सर्दी में टिटरते बच्चे, अवाम, खवातीन सारी, या डॉक्टर ताहिरुल कादरी? नहीं, देखिए, जिस हम निज़ाम की बात करते हैं वो उसमें सलाह मशवरे से सारा काम होता है। एक बहुत बड़ा इज्तिमा लेके गए ताहिरुल कादरी साहब, गलत था या सही, मैं इस डिबेट में नहीं जाता, लेकिन अगर उनसे गवर्नमेंट ने आके बात करके इस मामले को डिफ्यूज किया है तो ऐसे ही होना चाहिए था। क्या उनको ताकत के जरिए वहां से भेजा जाता? नहीं, ये बात गलत थी। वो बच्चे, वो माएँ, वो बहनें, वो बुजुर्ग, वो सब पाकिस्तानी थे और वो एक मुतालबा लेके गए थे। उनका मुतालबा ये था कि हमारे लीडर ताहिरुल कादरी साहब, ये कादरी साहब ने तो फरमा दिया ना कि वो हार गए, वो तो नहीं हारे, उनके नजदीक, इनके नजदीक वो हार गए। वो तो जश्न मनाते हुए, क्योंकि वो अपने लीडर के पीछे गए थे, उन्होंने जो डिमांड्स पुट की, उनके लीडर ने आके कहा कि वो हमने मान ली है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि 100% किसी को कामयाबी हो जाए। अब जो मशावरत का अमल है उसमें ताहिरुल कादरी खुद शरीक हो गए हैं, 2 नाम देंगे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो एक ये डिमांड थी कि आप सिर्फ जब पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें हैं वो मुका करती हैं, बाहर की फोर्सेस को शामिल करें, तो इस डिमांड को मान लेना ये कामयाबी है, कोई नाकामी तो नहीं है। मुझे एक मिसाल याद आ गई, मुझे किसी ने मिसाल दी, उसने कहा हुकूमत बिल्कुल ऐसी होती है जैसे एक बस में कुछ लोग बैठे हैं और जो नए आने वाले हैं उसे लोग धक्का देकर बाहर की कोशिश कर।
और जब वो कोई एक अंदर आ जाता है तो वो उनके साथ शामिल होकर दूसरों को धक्का देना शुरू। एक आपने नहीं, मैं तो कभी नहीं देखा कि बस में बैठे हो किसी बंदे ने बाहर आने वाले को धक्का देने की कोशिश। गलत मिसाल तो ना देना। अच्छा, गलत मिसाल सही दे दें, बर्दाश्त कर लें, बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन आप वो बस में बैठने वाले बंदे किसको धक्का देते हैं? आपने कभी देखा? मुझे लगता है आप कभी बस में बैठे ही नहीं है। हमने कभी माइंड किया? आप कभी चोरों का दिफा करते हैं, हमने कभी माइंड किया? हमें भी बात कर लेंगे। बात क्या है? बात यह है कि आप उस पावर एलीट में वो चले गए जहां वो जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी न्यूज सेंस बताई उनको कि भाई मेरी न्यूज सेंस वैल्यू है, मैं 1 लाख बंदा यहाँ पे बिठा सकता हूँ। तो उनको जनाब आप ही तशरीफ ले आए, इनको जरा घर भेज दें, बाकी आपस में मिलकर हम कर लेंगे। बाकी बात क्या, हर बात मुशावरत से होती है। ये हुई मुशावरत से CNG बंद की गई है, मुशावरत से यहाँ पे गुर्बत और मुसलत की गई है, ये मुशावरत से ये इकोनॉमिक डिजास्टर क्रिएट किया गया है। कौन सी मुशावरत? बात यह है कि जहां पर उन लोगों के कुछ माशी मफादात हैं वो सियासत की आड़ में उन्हें पूरा कर रहे हैं। इन्हीं मुज़ाकरात के लिए रहमान मलिक भी पहले गए, चौधरी शुजात को भी भेजा गया, परवेज इलाही को भी भेजा गया। ये मुज़ाकरात पहले भी तो हो सकते थे, हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब वहां पर हो गए और वहां पर जाकर उन्होंने कुछ चीज़ें अपनी मनवा ली, जो कि अच्छी चीज़ है, जिसके बेनिफिशियरी पाकिस्तान की आवाम है, अगर हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें। क्योंकि अगर 1 महीना स्क्रूटनी में आप किसी करप्ट आदमी को रोक देते हैं उम्मीदवार बनने से, तो इसका मतलब है कि उस हल्के के आवाम को कम से कम आपने एम्पावर कर दिया कि वो जो करप्ट आदमी है उनका लीडर बनने का वो जो पैसा लगा के बन जाता है वो ना बने। तो मैं ये नहीं कहता कि मलक को पकड़ नहीं सके, तौकीर सादिक साहब का पता नहीं वो कहां पे हैं। पूरा सिस्टम बन गया है फैसिलिटेट करने के लिए इन लोगों को जो अरबों रुपए लेके भाग रहे हैं, और 1 महीना मिल गया और 1 महीने में इनकलाब। यार ना इस तरह गुमराह करें, एक ईंट लगाने से घर बनता है, एक ईंट लगाने से घर बनता है। अब काजी साहब का तो मसला ये है, जहां पे 500 इकट्ठे हो जाए ना, ये कहते हैं इनकलाब आ गया। अब वो पता नहीं कौन सा इनकलाब आ जाता है। अभी ये इनकलाब अब कहां से आएगा इनकलाब? शाजिया मेरा रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैंने कहा था कि ये इनकलाब नहीं है, ये रियासती इदारों का आपस का जाती निज़ा है जिसमें ये फैक्टर इन हुए किसी वजह से। मैं रिकॉर्ड पे 10 दफा ये कह चुका हूं, और मैं अभी शुरू जब प्रोग्राम हुआ तो मैंने ये अर्ज किया था, ये इनकलाब को सबवर्ट करने की कोशिश। मैं तो इसे मान ही नहीं रहा। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि ये जितनी ये जो पॉलिटिकल एलीट जिनके इनमें एलूजन्स है, जो ये समझते हैं ये तब्दीली लाए हैं। क्या तब्दीली लाए हैं कि रियासत को डिफॉल्ट करने पर ले आए हैं, आवाम को खुदकुशियों में समीर साहब, आप समझते हैं कि इसमें ओपोजिशन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? सबने इकट्ठे होकर मिलके इजहार यकजहती के साथ डॉक्टर कादरी को ये मैसेज दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं। अपोजिशन का रोल ये है इसमें बेसिकली। आज मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल भी पढ़ रहा था जिसमें उनका भी ये कहना था कि ये जो फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के या ताहिरुल कादरी का जाना है, इससे एक अनसीन हैंड नजर आ रहा था पीछे कि शायद जो इलेक्शन को मुलतवी कराने की कोशिशें हैं वो इसमें कार फरमा है। लेकिन ये जो अपोजिशन के तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुई हैं और उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि हम इसमें डिरेलमेंट जो है वो नहीं बर्दाश्त करेंगे, इल्तवा बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोई भी गैर कानूनी गैर आईनी डिमांड नहीं मानी जाएगी। उससे वो कुव्वतें अगर चाह रही थी इलेक्शन को मुलतवी कराना और कोई केयर टेकर सेटअप बनाना, वो नाकाम होगी। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि ये एक वार होने जा रहा था पाकिस्तान के निज़ाम पर, सियासी निज़ाम पर, जो कि ठीक है बहुत सारी सियासी जमातों ने अभी लोगों के लिए डिलीवर नहीं किया, लेकिन डिलीवर ऐसे ही होगा ना कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएंगी, निजाम चलता रहेगा, तो उसी से चीजें तहलील करने का मुतालिबा क्यों करते रहे हैं? लेकिन बात यह है कि ये जो यहाँ पे गुर्बत है ये आईनी है, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये जमहूरी है, इसे जमहूरी और आईनी करार दे दें। जमहूर और आइन का तल्लुक सिर्फ आपके हक की हुक्मरानी से है। जमहूर और आइन का तल्लुक इंसान की एक जिंदगी से नहीं है कि वो एक रियासत में अपने राइट्स के साथ जिंदगी बसर कर सके या ना कर सके। कोई एक लेजिस्लेशन आपने ऐसी की हो, कोई एक बात असेंबली में एक बजट पास करते हुए आपने आम आदमी का ख्याल रखा हो, आपके अपने इदारे कहते हैं कि 500 से 1500 अरब रुपए की चोरी टैक्स की आपकी अपनी क्लास करती है। आपने निजाम को आपने क्या किया? खत्म कर दें। आपने क्या किया? नहीं क्या करें, जमहूरियत को खत्म कर दें, इलेक्शन पार्लियामेंट को घर भेज दें। जमहूरियत अगर चोरी है तो खत्म कर दें, जमहूरियत अगर डकैती है तो खत्म कर दें, अब डकैती का तहव्वुज़ खत्म कर दें। प्रॉब्लम ये मतलब ये है कि 1500 ये कहते हैं, ये बिल्कुल वही काम के लिए जमहूरियत है। ये बिल्कुल यहाँ पे लोग अमीर लोग रहना दें, ये इनके लिए जमहूरियत है। गरीब लोगों को टैक्स से कुचल दें, ये इनके लिए जमहूरियत के नाम पे इस तरह करें कि बैंक की डकैती को भी जमहूरी करार दे दें। फिर अच्छा, आप समझते हैं लॉन्ग मार्च, बस आगे भी बढ़ना है, सिर्फ एक बात का जवाब देते हैं, आप समझते हैं कि लॉन्ग मार्च इनकी अप्रोच पता क्या है? इनकी अप्रोच ये है कि यूट्यूब पर एक गंदी फिल्म आ गई है। मेरे कमेंट पे कमेंट करें,
यार आप मैं तो आप जो फरमा रहे हैं मुझे लेबल ना करें, मुझे लेबल ना करें कि मैं वहाबी हूं, मैं देवबंदी हूं। मैंने जो बात की है ये बताएं वो गलत है ये सही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर YouTube पर एक फिल्म बुरी आ गई तो जिस तरह हमने ये अप्रोच बना ली है कि उस पूरी की पूरी YouTube को ही बंद कर दें, ये बात गलत है। सियासी जमातें नाकाम हुई हैं, उस तरह लोगों की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी, तो इसका ये मतलब नहीं ये निजाम का फेलियर है। इसका मतलब ये है कि इसमें हम रिफॉर्म करें, इसमें जिस तरीके से जो लोग एक काबिज हैं उन लोगों को इस कब्जे से निकालने की कोशिश करें। उसका तरीका है कि इलेक्शन का जो निजाम है उसमें रिफॉर्म। यार आप सुन तो लेना, साहब ने निकाल दिया सबको, सुन तो लो ना यार। वही बंदे ये उनके साथ शामिल हो गए हैं, कल फिर यही होंगे, खुदा का खौफ। अब ये सुनने का भी हौसला नहीं है आपने, आप सुन तो लेना। अब वो जो निजाम है शाजिया, उसमें रिफॉर्म्स होंगी और वो जो रिफॉर्म्स हैं वो फिर इस बात को इंश्योर करेंगी कि साफ सुथरे लोग सामने आए और लोगों को डिलीवरेंस होने लग जाएगी। तो आपका मतलब ये हुआ कि इस लॉन्ग मार्च से कहीं ना कहीं तब्दीली आएगी। एक चीज उन्होंने मनवाई है जो एक अच्छी चीज है कि जो 1 महीना कम से कम अब स्क्रूटनी का टाइम है और जो बाहर की ताकतें हैं पार्लियामेंट से वो भी निगरान सेटअप में जाने के लिए उसमें आ जाएंगी। दूध और शहद की नहरें बह निकलेंगी। यहाँ पे देख लेंगे हम, आप भी इधर हैं हम भी इधर हैं, 1 महीना और इलेक्शन के बाद हम बात करेंगे और यहाँ असेंबली रख लेंगे कि जिस मुक्का की सियासत का इल्जाम लगाया था वो सियासत होती है कि नहीं। हम बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एमपीए सैयद मंजर इमाम को 3 मुहाफिजों समेत फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है, जिसके बाद शहर में मुजाहरे भी शुरू हो गए। तालिबान ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। कराची में आज कारोबारी मराकज बंद रहेंगे, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने भी गाड़ियां सड़कों पर न लाने का ऐलान किया है। एमकेएम 3 रोजा सोग मनाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए वज़ीर आला कायम अली शाह को मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत की और इसके अलावा शहर में दीगर 6 अफराद को भी हलाक कर दिया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी फैल गई है। इस बारे में हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा किरण खान हमारे साथ होंगे और हमारे नुमाइंदे साद बुखारी हमारे साथ होंगे। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे नुमाइंदों से कराची की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची से कॉलर हैं इकबाल। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, मैं आपसे सिर्फ आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लॉन्ग मार्च कामयाब हुआ नाकाम हुआ, जिस किसका भी असर मुल्क पे पड़ेगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि वो उन लोगों का क्या कसूर है जो गैर मुल्की शहरियत रखते थे और उन्होंने आपने असेंबली से हटा दिया और इस शख्स से इतना बड़ा मुआहिदा तय कर लिया। सुप्रीम कोर्ट क्या ये नहीं देख रही कि वो शख्स जो गैर मुल्की नेशनलिटी रखता है और वो अब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करेगा, उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता जो दूसरे असेंबलियों पर बैठे हुए लोगों पर हुआ है? क्या उनसे मुआहिदा करते हुए ये नहीं सोचा गया सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसका मुआहिदे करने का वो अहल है या नहीं है? ठीक है, या कोई उनकी जमात की तरफ से कोई और पाकिस्तानी दस्तखत कर देता? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस पर आपके कमेंट्स लेते हैं समी साहब, कायसा साहब। एक और मुझे कॉलर लेने दें। खारियां से नदीम है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। समी इब्राहिम साहब, सईद काजी साहब और मैं सबसे पहले तो आप साहब को मुबारकबाद देता हूँ जो रात को हुआ। ये अब तनकीद तो होती रहेगी, लेकिन मैं जो जमहूरियत को बुरा भला कहते हैं सिर्फ मुख्तसर इतना कहना चाहता हूँ कि जमहूरियत जितनी भी बुरी होती है, अगर जमहूरियत होती है तो फिर रात जैसा अच्छा बुरा मुआहदा होता है, और अगर आमरीयत होती है तो फिर लाल मस्जिद होती है। ठीक है। दूसरा समी साहब, ज्यादा आपके प्रोग्राम में अब सियासी गुफ्तगू होती है, पहले आप हमारे ज्यादा उजागर करते थे, तो आपका प्लीज मैं एक अहम मुद्दे की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये जो साथीजा है, खासतौर पे लेडीज साथीजा FG स्कूल की, ये सब कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुश्किल कर दिया गया है, लेकिन ये अभी 6-6, 8-8, 10-10 साल से ये अभी कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम कर रही हैं और 5,500 से 6,000 पे काम कर रही हैं। तो प्लीज इनको मुश्किल करने से ये ज्यादा ज़ौक़ शौक़ से कौम की तामीर में हिस्सा ले सकती हैं। इनको मुश्किल करने में या तनख्वाह बढ़ाने से कौमी खजाने पे कितना ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। प्लीज हमदर्दाना गौर कीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम आपका। सभी सब पहले वाली कॉल पे जरा कमेंट कीजिए। जब ये इशू आया था तो तब भी मैं उस वक्त भी मेरा ये कहना था कि जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी रहते हैं
वो अपनी कानूनी मजबूरियों की वजह से वहाँ की शरीयत इख्तियार करते हैं, लेकिन इससे ये समझ लेना कि वो उनकी पाकिस्तान से कोई वाबस्तगी नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है या लॉयल्टी नहीं है, मेरा ख्याल है ये शायद एग्जैजरेशन है। अक्सरियत जो उन पाकिस्तानियों की है वो पाकिस्तान के बारे में हमेशा उनका दिल यहीं पे रहता है और वो बड़ी कोशिश करते हैं, अपने तई बड़ा काम भी करते हैं, लेकिन ये एक अनोमली है पाकिस्तान के कानून में। बहरहाल अब ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो इसको देखे या ना देखे, या जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो इस कानून को तब्दील सभी साहब बात ठीक कर रहे हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी इस वक्त इस बजट को सस्टेन करता है हमारी वो रिमिटेंसेज है जो हमारे मेहनत कश भाई वहाँ से भेजते हैं। मगर मैं उस दोस्त को ये कहना चाहता हूँ जो दोहरी शहरियत पे जो एक सिंगल शहरियत वाले गैर मुल्की हैं, जब वो हमारे फैसले करते हैं अमेरिकन इंपीरियलिज्म, और जब एन पैटरसन के पास जाके आपके सारे सियासतदान, इन सारे सियासतदानों का यकीन है कि अगर आपने पावर में रहना है तो इधर फौज है और उधर अमेरिका और ये जो जब फैसले होते हैं तो उस पर भी हमें रिएक्ट करना चाहिए। सही, बिल्कुल। और ये जो पाकिस्तान का हाल बिगाड़ा है ना, यकीन करिए ये सिर्फ पाकिस्तान के जिनके पास शहरियत है उन्होंने बिगाड़ा है। अच्छा। वो जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग हैं वो तो सिर्फ रेमिटेंस ही भेजते हैं। ये सारे हुक्मरान, ये सारे जर्नैल, सियासतदान, जज, यकीन करें इनके पास एक ही शहरियत थी और ये इन्होंने ही हाल सारा किया। तो ये कहना कि दोहरी शहरियत वाले सारे के सारे खराब है, मेरा ख्याल है ये नामुनासिब बात है। लेकिन जो ये इधर जो आए थे गुजरात के नज़दीक किसी जगह से जो कॉल आई थी, उन्होंने ये कहा था कि हमारे प्रोग्राम में जो दूसरे जो अवामी मामलात हैं वो थोड़े से कम हो गए। मैं उनसे एग्री करता हूँ क्योंकि एक मखसूस, एक बड़ी खास किस्म की सूरत हाल थी गुज़श्ता चंद दिनों में, जिस पर हम भी बार बार उसी पर बात करते हैं, लेकिन वो भी एक अवामी मसला है। क्योंकि देखें जो हुक्मरानी का अंदाज है कि आपका कौन हुक्मरान होगा, कौन सा निज़ाम होगा, वो बड़ा उसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद से, तो इसलिए वो भी दर हकीकत अवाम का ही मसला है जो हम डिस्कस करते रहे। आगे बात बढ़ते हैं और बात कर लेंगे। हमने बात की थी कि कल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के एमपी सैयद मंजर इमाम को 3 मुहाफिजों समेत फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। एमक्यूएम ने 3 रोजा सोग का ऐलान किया गया। इसके अलावा पूरे कराची में ओवरऑल कशीदगी की सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदे साद बुखारी भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है और किरण खान भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सबसे पहले किरण से मैं बात करती हूँ। किरण, क्या कहती है एमक्यूएम इस वाक़े पर? जी शाजिया, कल जो वाकया हुआ है जिसमें एमक्यूएम के एमपीए समेत जो उनका ड्राइवर और 2 मुहाफिज जो थे उनके, वो उसमें जाबक हुए, जिसके बाद 2 घंटे में आप समझे ये वाकया 3 बजे के करीब पेश आए। इसके बाद 2 घंटे के दौरान पूरा कराची जो है वो बंद हो गया। कारोबारी मराकज़, तमाम जो है पेट्रोल पंप, ये सब बंद हो गई, सरगर्मियां मुअत्तल हो गई कारोबारी। इसके अलावा एमक्यूएम जो लोग वहाँ पर पहुंचे थे, राब्ता कमेटी के अरकान, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस जो ये 5 साल दौरे हुकूमत जो रहा है, इसमें एमक्यूएम के 2 पार्लियामेंटेरियंस को अब तक निशाना बना दिया गया है, जो हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान है कि हुकूमत कहाँ पर है। कराची को जो है उनका ये कहना है दहशतगर्दों के दर पे छोड़ दिया है। कानून लागू करने वाले इदारे जो है वो बिल्कुल नाकाम नजर आते हैं। किरण, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो कल तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल की है, इससे पहले कुछ दिन पहले हमने एक रिपोर्ट यहाँ पे इंक्लूड की थी कि तालिबान के नाम पे कुछ इधर से जो लोग आए हैं ट्राइबल बेल्ट से और जो उन्होंने तालिबान का चोगा ओढ़ रखा है, अब वो भी जो मुख्तलिफ माफियाज हैं उनमें से एक माफिया का एक इजाफा हो गया है कराची में। तो ये अब वो आपको लगता है इशारे मिल रहे हैं कि ये हरकत उनकी तरफ से हुई है? जी बिल्कुल। कलदम तंजीमें, ना सिर्फ टीटीपी की बात हम करें बल्कि और भी कलदम तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं कराची में, और इस वक्त पूरा अगर हम कहें जो किलिंग्स हो रही हैं उसमें उनका भी बहुत ज्यादा हाथ है। और यही इशारा एमक्यूएम ने भी दिया है, और ये बात भी उन्होंने की कि मंजर इमाम को समझा जाता था कि वो अहले तशी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो उनका जो फिका था वो अहले सुन्नत था। तो उनको ये भी शक है कि उन्हें शक की बुनियाद पर जो है वो कत्ल कर दिया गया है, और इससे पहले उन्हें थ्रेट्स भी काफी ज्यादा मिली थी। इसी हवाले से वो अहले तशी हैं, उन्हें थ्रेट्स भी दी जा रही थी। और एक जो एक तंजीम से जो कारकुन पकड़ा गया था उनकी हिट लिस्ट पे इनका भी नाम था अहले तशी के अंदर कि इनको भी टारगेट किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो एमक्यूएम के भी सामने है, हुकूमत के भी सामने है। और इसके अलावा शाजी अगर मैं बात करूँ कराची, तो कराची में तकरीबन अगर हम 2-3 दिन को हटा दें तो रोजाना 10 से 12 किलिंग्स होना माकूल बन गया है। यहाँ पर लोग जो हैं बिल्कुल भी महफूज नहीं है। ना सिर्फ लोग, अब तो जो सियासी लोग हैं वो भी महफूज नहीं है, तो यहाँ पे जो आवाम है उसका तो आप छोड़ ही दें, उसका वो तो बिल्कुल ही है। बिल्कुल आपको समझ बिल्कुल। किरण साथ रहे, साद बुखारी से मैं बात करूंगी। साद बुखारी, कल के वाकये के बाद हमने देखा कि काफी ज्यादा कशीदगी फैल गई। आज क्या पूरी ट्रांसपोर्ट बंद है, स्कूल्स भी बंद हैं, और आने जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पर भी हू का आलम है, बड़े सुनसान रास्ते हैं। सूरत हाल क्या है ओवरऑल कराची की? जी, अगर ओवरऑल सूरत हाल देखी जाए तो ट्रैफिक मामूल से कम है कराची में। रहा सवाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, तो ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ही ऐलान कर दिया गया था कि वो
सड़कों पर बसें नहीं निकालेंगे। यही वजह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर गायब है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से भी निजी इदारे, तमाम निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया था, तो निजी स्कूल भी बंद हैं। इसके साथ साथ जामिया कराची और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तहत होने वाले तमाम इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए थे, जिनकी तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। मार्केटों की तरफ अगर चलें, कारोबारी मराकज़ की तरफ चलें, तो ताजिर इत्तेहाद की जानिब से भी ऐलान कर दिया गया था कि तमाम मार्केटें बंद रहेंगी। तो इस वक्त ओवरऑल शहर कराची में पुरअमन सोग का समय है। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल कम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर गायब है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चल रहा है, पेट्रोल पंप्स बंद हैं। इसके साथ साथ जो दुकानें हैं, कारोबारी मराकज़ है, वो भी बंद हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, उसकी हिमायत अवामी नेशनल पार्टी ने भी की। अब हम कराची की सूरत हाल देख रहे हैं कि सुबह के औकात में मुकम्मल तौर पर पुरअमन सोग मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। दफातर जो खुले हैं वहाँ पर भी हाजिरी मामूल से कम है, जिसकी वजह ट्रांसपोर्ट का ना होना है, क्योंकि कराची की 70% आबादी वो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करती है। तो जब बसेस बंद होती हैं तो वो वैसे ही अपने दफातर नहीं पहुँच पाते। फिर बाकी रह गए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाले, तो पेट्रोल पंप्स क्योंकि बंद हैं, CNG स्टेशन बंद हैं, इसकी वजह से उनकी गाड़ियों में भी फ्यूल नहीं है, तो वो दफातर जाने में कुछ मुश्किलात का सामना है। ताहम मुकम्मल तौर पर शहर कराची को अगर देखा जाए तो पुरअमन सूरत हाल है, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। और ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की जानिब से और ताजिर इत्तेहाद की जानिब से जो ऐलान किया गया था, उसके बाद दुकानें भी बंद हैं और ट्रांसपोर्ट भी गायब है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साद बुखारी आपका और कराची से किरण खान आपका। समी साहब, मुझे ये बताइए कि हर मामले पर, हर मसले पर तमाम जमातें इकट्ठी होती हैं, मुज़ाकरात भी होते हैं, कामयाब भी होते हैं, लेकिन कराची के मसले पर हमने देखा सियासी जमातें इकट्ठी भी होती हैं, लेकिन मसले का हल नहीं निकलता। सिर्फ इतना एक कमेंट कि जो लॉ एंड ऑर्डर है बुनियादी तौर पर वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, सबसे पहले वो इस चीज़ को रोकें। दूसरी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आज मुझे कराची में नज़र आए, लोगों ने उसको एज्यूम किया है कि देखें जो कत्ल करने वाला है उसका एक ये मकसद भी है कि कत्ल से वायलेंस हो शहर में और भी लाशें गिरें, सूरत हाल ख़राब हो। आज सोग मनाया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन पुरअमन है। ये एक साजिश तो उन्होंने कर ली, मंजर इमाम को मार दिया, लेकिन साजिश का जो दूसरा हिस्सा था वो अवाम ने अपने रवैयों की वजह से अभी तक उसको नाकाम बनाया कि वहाँ पर अगरचे एहतजाज है लेकिन लाशें नहीं गिर रही और लोग गोलियों का निशाना नहीं बन रहे। फिर भी जो असल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सूरत हाल को ठीक करने की, वो लॉ इन्फोर्सिंग इदारों पर है कि वो उनके अंदर इंटेलिजेंस का निज़ाम बेहतर बनाया जाए और जो ग्रोह हमारी सोसाइटी में इस तरह से मौजूद हैं उनको पकड़ने में वही जो सिविलियन इंटेलिजेंस है वही मदद दे सकती है। ये जो बात है फौज के हवाले कर दें, उसके हवाले कर दें, वो कोई मसले का हल नहीं है। ठीक है, कुछ मज़ीद खबर भी शामिल करेंगे। फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। काजी साहब, आप कराची की सूरत हाल पे कुछ कमेंट करना चाहते हैं? बात ये कर रहा था समी साहब, क्या तो ठीक रहे हैं, मगर ये जो हम बार बार रिपोर्ट सुनते हैं कि जी पुलिस वाले कहते हैं हम बंदा पकड़ते हैं, ऊपर से फोन आ जाता है, तो भाई ये फोन कहाँ से आ जाता है। और दूसरी बात शादिया, इसमें मैं एक फेलियर की बात करूँ कि कराची को बिगाड़ने में मार्शल लॉ और मार्शल लॉ का बड़ा हाथ रहा है, खासतौर पर ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ। मगर हम देखते हैं कि जब भी पॉलिटिकल एलीट आई है उसकी मफामत भी उसी वही काम करती रही है जो मार्शल लॉ करते हैं। तो ये जो डिवीजन पैदा करने की, जाली डिवीजन पैदा करने की कोशिश की गई कराची में और लोगों को सब्जुगेट करने के लिए तकसीम किया गया, कभी एथनिक लाइन पे कभी लिसानी, उसका कोई उपाय नहीं कर सकी, उसको कोई अल्टरनेटिव नहीं दे सकी जमहूरियत, बल्कि वो वही काम करती रही है जो मार्शल लॉ करने जो इसको क्रिएट किया गया था। तो ये फेलियर है और इसकी वजह से कराची दिन ब दिन हालात खराब है। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और अहम मसले की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कंट्रोल लाइन पर भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़यात के खिलाफ आज मुल्क भर में यौम एहतजाज मनाने का ऐलान किया है, लेकिन इस सूरत हाल पर दोनों ममालिक की तरफ से टेंशन को कम करने की भी कोशिशें की जा रही हैं। DG मिलिट्री ऑपरेशन ने भी इस पर बात की है और जिससे ये लगता है कि कशीदगी में कमी वाक़या होगी। समी साहब, भारत की मुसलसल जारहाना रवैये के बाद भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हिना रमानी घर हमेशा से बाहर, अभी न्यूयॉर्क में है, वो अमन की बात कर रही हैं और कह रही है कि अमन से ही ये मसले का हल निकाला जा सकता है, लेकिन ये कोशिशें भारत की जानिब से भी आपको उतनी ही लग रही हैं जितनी पाकिस्तान की जानिब से?
देखिए, ये जो सारा मामला हुआ उसमें बहुत सारी थ्योरीज इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अंदरूनी हालात भारत के ऐसे हैं कि वो तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने ये सारा मामला गर्म किया और फिर उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर डाला। कुछ का ये कहना था कि ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसको एक पूरा बदनाम करने के लिए कि जनाब इनका जिहादियों से ताल्लुक़ है, और ये कहा कि जी गले काट दिए गए। तो बहुत सारी इसमें थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मैं देख रहा था, इंटरनेशनल मीडिया को भी देखा है और भारतीय मीडिया में भी देखा है, तो अब एक चीज़ नज़र आ रही है कि जिसमें इस बात की रियलाइजेशन है कि इस टेंशन को कम कर दिया जाए, क्योंकि इसका किसी को फ़ायदा नहीं। लेकिन अब ये टेंशन कम भी करे ना तो नुकसान हो चुका। जो कश्मीर में बस सर्विस थी वो सस्पेंड हो गई। आपने जो एक वीज़ा रिजीम में तब्दीली करनी थी, 65 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग आना जाना चाह रहे थे भारत और पाकिस्तान, वो भी मामला खटाई में पड़ गया। बहुत सारे लोग मैं अपनी फैमिली में जानता हूँ, मेरे वालिद साहब वो इंतज़ार कर रहे थे इस तारीख का कि मैं जाऊँ और जाके अपने दोस्तों के साथ मिलूँ लेकिन वो एक सारी चीज़ रुक गई। और सिर्फ ये नहीं, हमारे लाहौर प्रेस क्लब का एक जो डेलीगेशन है वो चंडीगढ़ जाने वाला था, उनको भी ये कह के रोक दिया गया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, तो एक सिक्योरिटी का मामला आएगा। तो इसने बेसिकली एक और चीज़ की भी एक्सपोज किया है कि ये जो कॉस्मेटिक जो तरीके हैं या असल मामला से हटकर ये सोच के दूसरे मामला पहले कर लिए जाएं, तो वो मेरा ख्याल है ये हम होस्टेज हैं बेसिकली इस उन तमाम कुव्वतों के जो उस बड़े मामले को एक्सप्लॉइट करते हैं। गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए, दूसरे मामलात पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन जो असल कोर इशू है उसको बिल्कुल आप एक साइड पे ना रख के भूल जाएं, उस पर बात करेंगे तो ये मामला बेहतर होगा। और अब अल्लाह करे कि ये जो टेंशन है ये कम हो जाए। मैं इसमें अर्ज ये करूं कि जिस तरह हम अमेरिका बहादुर को देखते हैं, उसके पास भी उसामा बिन लादेन को बेचने के अलावा कुछ नहीं है। टेररिज्म को बेचने के मुझे समझ नहीं आती, टेररिज्म खत्म हो गया तो ये फिर क्या बात करेंगे? फिर तो लोग पूछेंगे ना अमेरिका में हाउसिंग नहीं है, अमेरिका में गुर्बत बढ़ रही है, या इंडिया में है। अगर इंडिया में पाकिस्तान दुश्मनी वो बंद कर दें तो फिर अवाम उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई हमारे 80% लोग 16 रुपए या 24 रुपए रोजाना पे क्यों रह रहे हैं, और फिर एक आदमी का घर 27 जो है वो मंजिलों में बन रहा है, और एक गरीब आदमी शाम को रोटी नहीं खाता, क्यों हर 5 सेकंड के बाद एक बच्चा मर जाता है भूख और मैल न्यूट्रिशन से। तो एक जो बहुत बड़ा इकोनॉमिक टेररिज्म है जो इन लोगों अपने मुल्क में उधम मचा रखा है, जिसकी वजह से उस इकोनॉमिक टेररिज्म को ये अंडरमाइन करते हैं इन इश्यूज को। उसामा बिन मर गया, तस्वीरें बनाई थी, नहीं बनाई थी, ओ भाई मर गया अब तो हमें बख्श दें, क्यों था, किसने रखा हुआ था उसको? भाई आपने रखा हुआ। बात यह है कि जब आप कोई रियल इशू सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आपको नॉन इश्यूज पे खेल। यही डायलेमा है आज इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हो उसका या इंडिविजुअल मुल्कों का, और यही इंडिया का। लेकिन बहरहाल साहब इसका जो हल है वो मुज़ाकरात में ही है। एक मुझे जरा बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की, मेरा ये सवाल है कि आपने सरहद के उस पार तो बता दिया कि वहाँ पर इश्यूज इतने हैं इसलिए इस मसले से खेलते हैं, हमारे यहाँ की क्या सूरत हाल है? यही है टेररिज्म जो है, आप जिसको आप ब्लो अप करते हैं, और अमेरिका बहादुर के कहने पे आपने दाखिला और खारजा पॉलिसी बना रखी है। आप इकोनॉमिक यहाँ पर सारा आप जब असेंबली में बैठ के एक बजट के जरिए बना के इकोनॉमिक टेररिज्म करते हैं तो उसको छुपाने के लिए धमाका फिर होता है। हमारे यहाँ उसको छुपाते हैं आप हर जगह, ये भी यही कर रहे हैं। नहीं, ये भी यही कर रहे हैं। आपका ख्याल है आपकी ताकतवर हुकूमत की खारजा और दाखिला पॉलिसी इंडिपेंडेंट है? मुझे बताए ना, जो एन पैटरसन को जाके कहते हैं जनाब अगली दफा को हमारा चांस है तो आप अपनी खारजा नहीं, आपने उधर तो उन एजेंसियों को फौज को लताड़ दिया और यहाँ पर आके यहाँ सियासतदानों को बुरा भला कह रहे हैं पाकिस्तान में या अमेरिका को। आपका क्या मतलब है? और किसको बुरा भला कहे? तो अल्लाह की ताकत वो तो है ही ना, बाकी आपके हुक्मरानों की ना ताकती है। सच बोला, कौन सा झूठ बोला बताएं? कौन सा नहीं, मुझे बताएं झूठ कौन सा बोला? मैंने यहाँ कहा है कि टेररिज्म जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है लोगों को सब्जुकेट करने के लिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई जगह, क्योंकि रियल इश्यूज आप एड्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि हर साल आपने दिहाड़ी लगानी होती है बजट बना के, 1500 अरब रुपए की चोरी छुपानी होती है, जो बजट जो एफबीआर कह रहे हैं कि आप करते हैं, तो और हमें जाली इश्यूज में लगाया हुआ है। जो मीजल से बच्चे मर रहे हैं, जो नमूनिया से मर रहे हैं, वो टेररिज्म है। एंड दिस इज द क्राइम। और इसकी डेथ टॉल अगर आप देखें तो उसके मुकाबले में टेररिज्म ये जो हो रहा है, जो गलत है, जो नहीं होना चाहिए, उसके मुकाबले में मैं अर्ज कर देता हूं, ये तो बड़ी छुपा के रखा हुआ है उन्होंने। लंबा उसामा बिन लादेन, ओ भाई मर गया, जान छोड़ दे, आज फलान जगह मुकदमा चल गया उसामा बिन लादेन का, आज ये हो गया। तो ये हमें नहीं बताते कि कितने लोग होमलेस हो गए अमेरिका में, कितने लोगों के पास हेल्थ जो है। यार अमेरिका को छोड़े, पाकिस्तान की बात करें भाई। पाकिस्तान की बात कर ले, 83% लोगों के पास हेल्थ कवर नहीं है, इस पे आपने जुलूस निकाला है। सिर्फ आपकी असेंबली ने कभी ये बात की है कि 83% इस मुल्क में दम दरूद या हकीम के पास पुड़ी लेते हैं जब बीमार हो जाते हैं, इस पे कभी आपने बात? इजाजत है, ये इशू है, इजाजत है, इशू है ना बात करने के लिए। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था कि जिस तरह भारत की एजेंसियां एक खौफनाक खेल खेल रही हैं
इस तरह पाकिस्तान की एजेंसियों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने के लिए पाकिस्तान में भी वही खेल खेल रहे हैं। अब ये कभी अमेरिका भाई अगर वो खेल खेल रहे हैं तो हमारे हुक्मरान क्या करें जो हमसे वोट लेके हमारे हुक्मरान इस खेल को वो क्यों रोकते? इस खेल को क्यों नहीं रोकते? एजेंसियां आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंडर हैं, रोके ना भाई। ये अच्छा क्यों नहीं रोकते उनको? ये कह रहे हैं सिर्फ दिहाड़ी लगाने के क्या भाई किसकी जिम्मेदारी है? एजेंसियां पाकिस्तान की सियासी हुकूमत के अंडर है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह है ना। आइन में आपके पास ताकत है, अगर आपके पास अपनी ताकत इस्तेमाल करने की इख्तियार नहीं है तो हट जाए मंजर से। आप कर्जा लेने के लिए हैं, ये तो गाड़ी लेने के लिए हैं, प्राइमरी आप मैंने एजेंसियों के बारे में बात कर दी, रुकेंगे नहीं, जो अब ये नहीं रुकेंगे। सुने एक आखिरी बात, हुकूमत जो पक्ष देती है, जो पक्ष देती है, जो आपको मराहत देती है, वो मराहत आप ले लेते हैं कि मैं जनाब मैं ब्यूरोक्रेट हूं, मैं एमएनए हूं, मैं वजीर हूं। जब हम कहते हैं भाई ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है, एजेंसियों को रोके, इन एजेंसियों को रोके, रोटी दें, तो कहते हैं नहीं हम बड़े कमजोर हैं, हम ये नहीं कर सकते। तो फिर आप बैठे क्यों हैं? ठीक, मैं यहाँ क्यों बैठू, मैं आगे ना बढ़ूं? आगे बढ़े प्लीज, मैं वो भाई बात वापस ले लेता हूँ, आगे बढ़े आगे। और बात करते हैं अब हम शाहजेब कत्ल केस की, जिसके मुल्जिम मरकजी मुल्जिम जो है शाहरुख जतोई, इन्हें जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की तहवील में दे दिया गया है, जबकि मुल्जिम के वालिद सिकंदर जतोई को पुलिस रिपोर्ट पर बरी कर दिया गया है। लेकिन सवाल फिर वही है कि इस केस के मुल्जिमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है शाहजेब के वालिद औरंगजेब। बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब आपका। अब जबकि शाहरुख जतोई को पुलिस की तहवील में दे दिया गया है, आपको तसल्ली हो रही है, आपको इत्मीनान है कि शाहरुख जतोई को अब सजा मिल जाएगी? बिल्कुल जी, मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूँ और अपने जस्टिस पे और यहाँ के कानूनदान पुलिस वालों पे भी ट्रस्ट करता हूँ कि इसको इंशाल्लाह मैं सजा दिलवाऊंगा। और अल्लाह ताला मेरे साथ है, आवाम मेरे साथ है, मीडिया मेरे साथ है, दुआ देने वाले मेरे साथ है, और इसने जो गलत काम किया इसकी सजा तक मैं बिल्कुल सजा दिलाऊंगा। और दूसरी चीज ये है कि देखें, इसको जब अल्लाह ताला मेरे साथ ही है तो इसको दुबई से लाने में मुझे कितनी मुश्किलात हुई। हालांकि ये पकड़ा गया हुआ था, सब कुछ था, तो उसके बयानात में ये आ रहा है मीडिया में कि जी वो खुद आया, खुद नहीं आया, उसको लेके आया क्या है। अच्छा औरंगजेब साहब ये बताइए, क्या आप पे कोई दबाव है सुलह के लिए या किसी और कोई किसी दबाव तो वो डाल रहे हैं, काफी लोग आके बातचीत कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि देखें ना मुझसे इस टॉपिक पे बात करें। मैं चाहता हूँ कटहरे में खड़ा हो, कानून जो इसको सजा दे, जो भी दे, उसके लिए मैं तैयार खड़ा हूं, मैं पीछे हटने वाला नहीं, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए। अच्छा, एक और आखिरी आपसे बात ये पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जिस तरह इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस तरह केस को आगे ले जाया जा रहा है, पुलिस की साइड पे भी आपको उन अफसरों पर एतमाद है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है आगे वो ठीक? एतमाद तो है, मगर आप उनके पावर का अंदाजा लगाएं कि वो दुबई जैसी जगह पे भी अपने बेटे को छुपा दिया था उन्होंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब आपका। समी साहब वैसे क्रेडिट आपको ही जाना चाहिए, आपने ही सबसे पहले ये क्रेडिट, मेरी बात सुने, ये क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार को, कि जिन्होंने ऐसा ऑर्डर जारी किया और मजबूर किया इस करप्ट इंसामिया को कि वो उस मुल्जिम को चले। हम उम्मीद करते हैं कि शाहजेब के जो वालिद हैं, इनके पूरे अहले खाना को इंसाफ मिलेगा। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मैं क्लोजिंग दे दूं। आप, मुझे पता है आप लोगों की खबरें भी रहती हैं, आपने डिस्कस भी करनी थी, लेकिन कल इंशाल्लाह वो खबरें हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।